नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो आईपीसी की धारा 497 से जुड़ा है। इसकी क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन लिया और इसके साथ ही अगर इस और भी कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 497 की, यानी कि एडल्ट्री कानून की, जिसमें सर्वोच्च अदालत की तरफ से कल एक बड़ा फैसला आया। तो सर्वोच्च अदालत के ताज़ा फैसले के बाद आईपीसी की धारा 497 में क्या कुछ प्रावधान है, इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके जहन में चल रहा है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के इन अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से के शर्मा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। धन्यवाद। साथ ही अमरेंद्र नाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं इलाहाबाद से, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। के शर्मा जी, शुरुआत में आपसे ही करूँगा, कैसे देखते हैं सर्वोच्च अदालत के इस जजमेंट को, जिसमें ये साफ कर दिया गया कि महिलाएं पुरुषों की संपत्ति नहीं? देखिए, चूंकि ये लीगल डिबेट है तो मैं लीगल पर्सपेक्टिव से अपनी बात रखूंगा। देखिए, ये बात कोर्ट ने भी मानी है कि महिलाएं जो हैं पति की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा, देखिए जो पिछला बैकग्राउंड था उसमें ये था कि पत्नी का कोई इंडिपेंडेंट राइट नहीं होता था जब ये कानून आया उससे पहले। तो लिहाजा जब क्योंकि हम एडल्ट्री की बात कर रहे हैं, जब एडल्ट्री होती है तो उसमें हस्बैंड को इंजर्ड माना जाता है, क्योंकि वो ऐसा माना जाता था कि पर्सनल प्रॉपर्टी हस्बैंड की है, तो उस प्रॉपर्टी को कुछ होगा या प्रॉपर्टी चोरी होगी तो ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी हस्बैंड की चोरी हुई है, हस्बैंड इंजर्ड हुआ है। तो कोर्ट ने भी ये माना कि भाई देखिए कानून में सब बराबर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 21 का हवाला दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, जो आर्टिकल 15 कहता है संविधान का। दूसरा रही उसकी बात आर्टिकल 14 में कहते हैं कि देखिए इसमें दो चीजें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ में दो चीजें हैं। एक तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो दूसरा वाला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें ये पॉजिटिव एक्ट है, ये पॉजिटिव लॉ है। इसमें महिलाओं के लिए समान अधिकार के लिए एप्रोप्रिएट धाराओं में कानून बना सकते हैं या सेपरेट कानून बन सकते हैं या कानून में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया जी। अब ये कह सकते हैं कि जब एडल्ट्री कोई महिला करेगी तो उसमें तो ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ये सिविल एक्शन के लिए ग्राउंड होगा। जो पार्टी अग्रीड होगी, कहने का मतलब हस्बैंड, ये सिविल एक्शन में डाइवोर्स का एक ग्राउंड होगा, बाकी इसको नाउ इट इज डीक्रिमिनलाइज्ड। चलिए, बिल्कुल, और भी हम तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई विकल्प, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आज हम बात कर रहे हैं ताज़ा फैसले के तहत आईपीसी की धारा 497 के तहत एडल्ट्री कानून में क्या कुछ प्रावधान हुआ है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हाथरस से इस वक्त राजकुमार जी पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए राजकुमार जी।
राजकुमार जी आवाज पहुंच रही है? चले शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अमरेंद्र नाथ सिंह जी आपके पास आऊंगा। सर्वोच्च अदालत का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है, कितनी बड़ी आजादी आप देखते हैं महिलाओं के लिए? ये एक चुनौतीपूर्ण फैसला आया है इस समय। वो चुनौतीपूर्ण इसलिए है जी कि जिस तरह से ये फैसला आया है, हाँ उससे यह संदेश दिया गया कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाता है और ये महिलाओं की स्वतंत्रता, निजता पे जो प्रतिबंध था जी उसको समाप्त किया जाता है। लेकिन वास्तव में अगर फैसले को देखा जाए, जी जो अभी तो भारत की जनता को समझने में टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन ये पुरुषों की लिबर्टी पे मुख्य रूप से फोकस करता है। जी जिस एडल्ट्री के लिए पुरुषों को दंडित किए जाने का प्राविधान है, हाँ उससे वो अब मुक्त हो गए। जी ये अलग बात है कि इस प्राविधान के अंतर्गत डाइवोर्स के लिए एक ग्राउंड रहेगा, जो पहले था वो अब भी बना रहेगा, हाँ लेकिन अब ये किसी भी पुरुष के लिए अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जी लेकिन सामाजिक दृष्टि से अभी भारत को इस फैसले को अंगीकृत करने में बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत मनन करना पड़ेगा। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ कैलाश जी इंदौर से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका, अपना सवाल कीजिए। कैलाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगर आईपीसी की धारा 497 से जुड़ा कोई आपका सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं अमरेंद्र नाथ सिंह जी, एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा। जो आपने कहा कि कानूनी दृष्टि से ये फैसला अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से इसको समझने में अभी काफ़ी वक्त भी लोगों को लग जाएगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि एक और प्रश्न इस बात को लेकर उठ रहा है कि व्यभिचार भले ही अपराध की श्रेणी से बाहर हो गया हो, लेकिन इससे वैवाहिक जीवन को खतरा नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी है क्या? बिल्कुल गारंटी नहीं है। ये और उच्छृंखलता को बढ़ाने वाला है और इनडिसिप्लिन, जो एक पवित्र बंधन हमारे भारत में और देश में सप्तपदी का एक सिस्टम है, सनातन या हिंदू धर्म में या अन्य लोगों में भी है। बहुत से कस्टम्स हैं, विभिन्न हिंदुओं में भी अन्य तरह तरह के कस्टम्स हैं, उनको ये तोड़ने वाला है। और एक बड़ी दुखद पहलू है जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं जी, और उनके बढ़ने से जो सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग हो रहा है वो अबोध छोटे बच्चे, और उन बच्चों का कोई ख्याल करने वाला कानून में प्राविधान नहीं है कि उनको, वो माँ बाप के जो प्यार से वंचित होने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या होगा। और अगर यह चीजें बढ़ती जाएंगी इस रूप में, तो ये समाज को बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, जेनरेशंस को नुकसान करने वाला है, और ये बहुत हेल्दी कानून के रूप में नहीं देखा जा सकता। अगर एक परिवार बनता है तो उसको जोड़े रखने और बनाए रखने का प्रयास होना चाहिए, और अभी तक के कानूनों में यह रहा है। लेकिन धीरे धीरे दबाव इतना बढ़ता जा रहा है, पति पत्नी के झगड़े इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आज उसके लिए मीडिएशन सेंटर खुल गए हैं और एक समानांतर व्यवस्था करनी पड़ गई है कि इन विवादों का कैसे निस्तारण हो। आज बहुत से ज्यादा इलाहाबाद हाईकोर्ट में आधे मुकदमे, कम से कम 10% मुकदमे तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के ही बढ़ते जा रहे हैं रोज। तो ये एक दुखद स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसके प्रति समाज को और शासन को मनन करना होगा, और विशेष रूप से धर्माचार्यों को बैठ के मनन करना पड़ेगा कि हम इस समाज को कैसे हम जोड़ें, इस परिवार के इंस्टीट्यूशन को कैसे बचाया जाए। जी जी, ये आवश्यक है कि लोग जुड़े, बिखरने के लिए कानून उचित नहीं है। जी चलिए, बिल्कुल, और भी हम इसके तमाम पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। कैलाश जी एक बार फिर हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कैलाश जी, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल के शर्मा जी से है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो है। जी
बताएं बताएं। सर सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरा सर्विस मैटर से रिलेटेड सवाल है। हाँ हाँ मेरा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच में केस चल रहा था, रिट पिटीशन। जी। हाँ, वो रिट पिटीशन मेरे फेवर में हुई सर। हाँ और उसको चैलेंज किया सामने वाली कंपनी ने, HPCL ने, डिवीजन बेंच में। हाँ हाँ तो वहाँ उनको इंटरिम रिलीफ मिला, वो इंटरिम रिलीफ भी वेकेट हो गया। हम्म, अब इंटरिम रिलीफ को चैलेंज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया, वहां भी उनको इंटरिम रिलीफ मिला। हाँ हाँ तो सर ये इस तरह ये कानून का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है सर। 10 साल में तो वहां से मेरे फेवर में वो आया, डिसीजन आया, और अब कंपनी HPCL वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। अब इसमें कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा होगा, ये के शर्मा जी की मेरी रिक्वेस्ट है। के शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, चूंकि ये इंटरिम रिलीफ का मामला है और आपकी 2 क्वेरी हैं, कितना टाइम लगेगा और कितना एक्सपेंस लगेगा और ये क्या किस तरह का कानून है। देखिए ऐसा है, जब कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाता है किसी डेफिनेट ऑर्डर के अगेंस्ट, तो भी उनका कानूनी अधिकार है, आप जा सकते हैं। लेकिन देखिए, जुडिशियल जो सैंक्टिटी होती है वो इतनी मजबूत और अच्छी है और रिलायबल है। आप दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और रही बात टाइम पीरियड की, तो चूंकि ये लिमिटेड पॉइंट पे आए हैं इंटरिम के लिए, यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट में उस मैटर का ट्रायल होने वाला नहीं है। यहाँ पर तो लीगलिटी और इलीगलिटी देखी जाएगी कि किस परिस्थितियों में कोर्ट ने वो इंटरिम पे वो डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ओनली टू दी लिमिटेड एक्सटेंट है, यहाँ पे बहुत कम समय लगेगा। जो समय लगेगा उस सर्विस में और नोटिस में लगेगा दूसरी पार्टी को होने में, क्योंकि आपके पास नोटिस आएगा, तो समय ज़्यादा लगने की संभावना कम है मेरे हिसाब से। और रही एक्सपेंसेस की बात, अब एक्सपेंसेस तो थोड़ा लगेंगे ही, लेकिन अच्छे आप लीगल प्रैक्टिशनर पकड़ेंगे तो वो जेन्युइनली आपका कर देंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि कैलाश जी का जो सवाल था उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा। और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश मिश्रा जी हैं। आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका भी सतीश मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हरियाणा से इंद्रराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है इंद्रराज जी, सवाल कीजिए, क्या समस्या है? इंद्रराज जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, पहुंच रही है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सवाल कीजिए। सर मेरा जमीन का केस था सर। हाँ हाँ हाई कोर्ट से उसका फैसला हो चुका सर 40 साल पहले सर जी। परंतु सर उसमें एक हिस्सेदार का नाम छूट गया सर। वो उसका नाम छूट गया सर, उसके कोई बच्चा भी नहीं था सर। जी सर उसने अपने भाई के लड़के के नाम से वसीयत कर दिया सर। हाँ हाँ मरने से पहले उसने वसीयत कर दिया था अपने भाई के लड़के के नाम सर। जी जी। क्या भाई का लड़का वसीयत के आधार पर उसमें अपना हिस्सा मांग सकता है सर? ठीक, सतीश मिश्रा जी क्या जवाब देंगे? सतीश मिश्रा जी आवाज, इसका ऑडियो सही करो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। चले मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। के शर्मा जी क्या जवाब देंगे? देखिए, चूंकि जुडिशियल ऑर्डर आ चुका है, जजमेंट आ चुका है, लेकिन बाद में आप कह रहे हैं कि एक विल के आधार पर या वसीयत के आधार पर चैलेंज किया है। तो देखिए, चैलेंज तो वो कर सकते हैं, पर पहले उनको ये प्रूव करना होगा कि वो विल ठीक है कि नहीं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी विल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, सबने NOC दे चुके हैं। दूसरा, यदि कोई NOC नहीं दे रहा है और आपकी विल को चैलेंज कर रहे हैं, कंटेस्ट करेंगे आप, मतलब मुकदमा आप लड़ेंगे, तो उनको पहले ये प्रूव करने दें कि विल जेन्युइन है। यदि ये वो कर पाए तब तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो जुडिशियल जो जजमेंट है वो आ चुका है, वो फाइनल ही है। आप उस पर इन अकॉर्डेंस में लॉ आप आगे बढ़ सकते हैं जजमेंट पे। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो सवाल था इंद्रराज जी का उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा। कानपुर से एक और दर्शक आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी, अपना सवाल कीजिए। आलोक जी आप तक आवाज पहुंच रही तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा कंपनी से एक डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें कंपनी ने हमारा सैलरी रोका हुआ है। जी जी। और वो हमारा सैलरी बनाते हैं और बैंक अकाउंट में मेरे ट्रांसफर भी दिखाते हैं उसको। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इसमें मैं कंपनी के खिलाफ, जबकि सैलरी मुझको मिल नहीं रही है, लेकिन वो हम सैलरी स्लिप में दिखा रहे हैं कि हमने बैंक में हमारे ट्रांसफर कर दिया है,
तो इसमें मैं क्या कानूनी कार्रवाई कंपनी के खिलाफ कर सकता हूँ? अमरेंद्र नाथ सिंह जी क्या जवाब देंगे इन्हें, क्या कदम उठा सकते हैं ये कानूनी? ये तो लेबर कोर्ट में कंपनी, प्राइवेट कंपनी अगर है तो लेबर कोर्ट में जाएंगे जी, और वहां पे अपना वाद आयोजित करें और वहां पे अपनी बात मानेंगे कि हमारा ये ड्यूज और क्लेम है, हमारा दिया जाए। कानपुर में लेबर कोर्ट्स हैं। जी जी। चले आलोक जी, जो तरीका आपको अभी अमरेंद्र नाथ सिंह जी ने बताया वो तरीका आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी परेशानी है इससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार इसीलिए अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जो आज का हमारा विषय है, हम आईपीसी की धारा 497 की बात कर रहे हैं, इससे संबंधित भी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सतीश मिश्रा जी, कल सर्वोच्च अदालत ने एडल्ट्री एक्ट को लेकर जो अपना निर्णय दिया, हालांकि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये फैसला पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित ज्यादा नजर आता है? जी देखिए, प्राचीन काल से भारत की जो भिन्न भिन्न जातियां और धर्म का ये देश है और यहाँ पर अलग अलग तरीके की ट्रेडिशनल सेरेमनीज हैं जिनको लोग एडॉप्ट करते हैं। समानता रूप से हिंदू धर्म में एक पत्नी और एक ही पत्नी रखने का ज्यादातर प्रावधान है और उसके अलावा अभी तक जो इलेक्ट्री का जो प्रावधान था उसमें यह था कि अगर कोई इस तरह की हरकत होती है तो उस पर जो है अपराध वो घोषित था, जिसको कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको उस संज्ञेय अपराध से उसको बाहर कर दिया है। ये स्थिति कानूनी रूप से जो बनाई गई है, ये सैकड़ों साल पुराना कानून था, अंग्रेजों को बनाया हुआ, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज के और भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में अपना निर्णय दिया है और जो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन जो हो रहा था उसके परिप्रेक्ष्य में दिया है। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे और वो परिणाम हमें आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक आप जो पति था वो पत्नी को एक अपनी संपत्ति के रूप में देखता था और अपनी उसको पर अपने अधिकार को प्रभावित करता था कि ये मेरे अधिकार वाली चीज है, कब्जे वाली चीज है। लेकिन अब कल से जो फैसला आ गया उसके बाद से वो अधिकार और संपत्ति वाली स्थिति से मुक्त हो गया है और अब जो है पति का जो है और पत्नी का जो है संबंध वो पति पत्नी का ही संबंध रहेगा। उसके बाद अधिकार वाली भाषा का जो वो है वो अब समाप्त माना जाएगा। अधिकार नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं और राजी खुशी ये हो सकता है और जबरदस्ती बिल्कुल कतई नहीं हो सकता है। सुभाष जी, अगले दर्शक हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते हैं। बहुत स्वागत है सुभाष जी, अपना सवाल कीजिए। चले, शायद तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं के शर्मा जी आपके पास आऊँगा कि जो ये कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ये कानून है जिसको सर्वोच्च अदालत ने असंवैधानिक माना है और इसे मनमाना भी करार दिया है, लेकिन आपको नहीं लग रहा फिर ये फैसला लेने में कोर्ट को काफ़ी ये विलम्ब हुआ है, इसमें काफ़ी देरी हुई? देखिए, मैं अपनी बात ऐसे शुरू करता हूँ। ऐसा समाज होता है वैसा ही कानून होना चाहिए। लेकिन देखिए, अब आप कह रहे हैं कि इस इतने सालों बाद कैसे हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में धारा 497 से संबंधित मुकदमे पहले भी आए हैं जी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में 2 केसेस को ओवररूल किया है। उसमें ये माना था कि जो एडल्ट्री में जो पनिशमेंट है वो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, क्योंकि इसमें रेट पिटीशन गई थी आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने बहुत सारे लॉज का उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। उसमें फुल बेंच के जजमेंट भी थे, उसमें डिवीजन बेंच के जजमेंट भी थे, सबको उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया एज पर लॉ। देखिए, मैं एज पर लॉ बोल रहा हूँ, अभी मैं मोरल उस पर नहीं जा रहा। एज पर लॉ उन्होंने सारे जजमेंट्स में कि जहां पर आर्बिट्रेरीनेस होती है, आर्बिट्रेरीनेस इज द एंटीथेसिस टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। यहाँ पे महिलाओं के समानता की हम बात करते हैं, तो समानता तो एज पर लॉ होगी,
तो उन्होंने काफी इसको स्क्रूटनाइज किया है और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में जहां जहां पे इस एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, उन्होंने इसका हवाला भी दिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में इसको अबोलिश कर दिया। तो उसकी तर्ज पे उन्होंने अपना अपना रीजन दिया है। इसमें जजमेंट में ये भी है कि भाई देखिए समानता का मतलब क्या है कि जो आप अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए समानता की यहाँ बात कर रहे हैं, आप समानता को अचीव करना चाहते हैं तो दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें ये कहा गया, देखिए चूंकि ये एडल्ट्री का कानून है वो 1860 से पहले का है जी, तो देयर इज नो प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द लॉ दैट इट इज इन कंसोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए ठीक है कानून था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके फेवर में प्रिजम्पशन ही थी, क्योंकि ये संविधान को एनफोर्स होने से पहले ये कानून था। तो लिहाजा इसमें बहुत सारे डिस्कशन करने के बाद में लॉ पॉइंट पे अपराधी कौन है, एडल्ट्री कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, सारा कुछ कोर्ट ने देख करके और अपने खुद के जजमेंट जो फुल बेंच या डिवीजन बेंच के थे उन 2 केसों को ओवर रूल किया है। तो यहाँ पे सस्टेन किया है कि भाई ठीक है, इसमें चूंकि अब ऐसा नहीं है कि पति ने पहले क्या था, पति ने कह दिया हाँ जी आप जा सकते हैं किसी गैर मर्द के साथ, यदि कंसेंट देना तो ठीक, और कंसेंट नहीं दी तो वो ऑफेंस हो गया। तो कोर्ट ने कहा देखिए वो कंसेंट वाली बात अब मर्द नहीं देगा। देखिए मेजर हैं, साउंड माइंड के हैं, तो ये आपकी सेक्सुअल चॉइस भी है कि आप करना कहाँ जाते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने इसी को आधार बनाते हुए अपने रीजन दिए हुए हैं। ये फुल बेंच का, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, 5 जजों इसमें बैठे थे, उन्होंने अपना अपना रीजन दिया है। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दे दिया इसको लेकर देश भर में व्यापक तौर पर चर्चा भी है। एक कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वोच्च अदालत का जो कहना है कि महिला किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, समानता का अधिकार उसे भी है। लेकिन अमरेंद्र नाथ सिंह जी, जो एक व्यापक तौर पर देश भर में बहस इस बात को लेकर छिड़ गई है कि जिस रिश्ते को यानी कि पति पत्नी वो को अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता था, अगर ये तर्क कोर्ट की तरफ से दिया गया कि जो अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है, अगर वो इस तरह के व्यभिचार में लिप्त होता है तो इससे पहले जब अपराध की श्रेणी में था तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए एक सज़ा से कम नहीं था। लेकिन इस तरह का आदेश आने के बाद इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी नहीं होगी, या एक तरह से कहा जाए कि कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई? नहीं, हरी झंडी तो है ही है, स्वतंत्रता है और कई गुना बढ़ करके स्वतंत्रता मिल गई है जी। लेकिन ये देखिए 497 पहले भी बहुत कुछ इफेक्टिव नहीं था, वो बहुत इसमें मुकदमे नहीं होते थे जी। और ये अमूमन डाइवोर्स के केसेस में वन ऑफ द ग्राउंड होता था जी एडल्ट्री का। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से मोहल्ले में और गांव में जब लोग जान जाते थे कि फला का कुछ अवैध संबंध किसी से है तो वह तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, और और अभी भी देखा जाएगा, इसको सामाजिक मान्यता नहीं मिलेगी। और यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी कि कोई अगर सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब कि वो ऐसे लाखों में कोई 1-2 केस होंगे। और उसका रास्ता ये था कि आप डाइवोर्स ले लीजिए अगर कोई संतुष्ट नहीं है अपने वैवाहिक जीवन से या कोई अन्य कारण है जी। विवाह विच्छेदन का तो प्राविधान था ही। चलिए, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से इस आदेश को अपनाना भी कहीं ना कहीं एक अड़चन होगी, क्योंकि भारत जैसा देश जहाँ की एक बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वहाँ पर इस तरह के रिश्तों को अगर मान्यता मिल जाती है तो ये कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, अब समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखने के लिए। दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच में मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।